गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आस्था शर्मा। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर। अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हैं तो ये दो लीडर्स एक कंट्री के आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। और अगर आप स्लाइड में देख पा रहे हैं तो लीडर नंबर 1, लीडर नंबर 2, ये दोनों एक ही कंट्री से हैं एंड द कंट्री नेम इज़ सूडान। तो क्या है सूडान क्राइसिस, क्या है ऑपरेशन कावेरी और किस तरह से सूडान क्राइसिस जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, क्या है जो वर्ल्ड लीडर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ का कहना, किस तरह से एक रशिया सूडान क्राइसिस में इन्वॉल्व हुआ है या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का मानना है कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट भी सूडान क्राइसिस में है। और पूरा प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के आखिरी में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट आपके आने वाले आरएस इंटरव्यू के लिए भी रहने वाला है और प्रीलिम्स और मेंस जो अब आएगा आरएस का या फिर यूपीएससी का, उसमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सो व्हाट इज़ द सूडान क्राइसिस। पहले हम सूडान की थोड़ी ज्योग्राफी को समझेंगे। द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज इन अफ्रीका। बेसिकली 2011 से पहले ये है सूडान, ये है साउथ सूडान। 2011 से पहले सूडान और साउथ सूडान वाज द पार्ट वन लैंड ओनली। जब ये दोनों एक थे, ड्यूरिंग दैट टाइम सूडान वाज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। बट 2011 में जब सूडान और साउथ सूडान बाइफरकेट हुए, उसके बाद से दिस सूडान इज़ the third largest country in terms of size of the continent Africa. Now Sudan is located, this location of Sudan is important. RS का अगर प्रीलिम्स होता है या यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है तो सूडान कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो सूडान इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। इट इज़ बॉर्डर, सो इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का। देखोगे अगर आप मैप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका की लोकेशन पे, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पर ये है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट टू द नॉर्थ, दिस इज़ इजिप्ट। द रेड सी, दिस इज़ योर इजिप्ट, दिस विल बी योर रेड सी। it is bordered by the Red Sea to the northeast. Then we have two countries, Eritrea and Ethiopia. Eritrea and Ethiopia form the Horn of Africa. अगर आपने Horn of Africa सुना हो तो Eritrea and Ethiopia are the two important countries of Horn of Africa. Then South Sudan to the south and the Central African Republic to the west, Chad and Libya to the west. Central African basically it is located to the southwest. So this is the location of Sudan. Again I am saying location of Sudan. Sudan is bordered by how many countries, by which countries? It can be an important probable question in prelims. Now on 9th July 2011 South Sudan gained its इंडिपेंडेंस बाय द वे ऑफ रेफरेंडम। बेसिकली अगर थोड़ा सा मैं प्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो सूडान और साउथ सूडान में देयर वाज अ कंटिन्यूस टसल और अ फाइट। एक तरह से किन इश्यूज पे फाइट थी? रिलीजियस और एथनिक फाइट थी, रीजन को लेके। सेकेंड पॉलिटिकल एंड थर्ड इकोनॉमिकल रीजन्स की वजह से साउथ सूडान वांटेड इंडिपेंडेंस। नाउ सूडान इज़ अ कंट्री विच जनरली फॉलोज दी, मतलब जनरली मेजॉरिटी अरब मुस्लिम्स हैं, दे फॉलो रिलीजन मुस्लिम। बट साउथ सूडान जो है वो एथनिक, अभी भी जो ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं अफ्रीका के, जो रियल ट्राइबल पॉपुलेशन है साउथ सूडान में, वहाँ मेजॉरिटी है। सो देयर वाज अ इशू बिटवीन द रिलीजियस एंड एथनिक इशू, दैट इज सूडान फॉलोज द अरब मुस्लिम्स, दे फॉलो द Muslim religion. Here is South Sudan consists of the majority of the population who still follows their own traditions or the tribal population. So that is why Sudan and South Sudan, they were in continuous tussle, and finally in 2011 South Sudan gets separated from Sudan. Now what is currently happening? Basically Sudan में अभी क्या situation है? Who is अल बुरहान, जो कि आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा,
एंड हु इज हमदान डागलो. अभी के लिए ध्यान रखो, द जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान इज द सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस के जनरल हैं. ही इज द जनरल ऑफ सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सुडान. करंटली ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सुडान. ही इज द जनरल मोहम्मद हमदान डागलो. He is the general of rapid support forces. Rapid support forces बेसिकली जैसे हमारे इंडिया में CRPF है, तो इसी तरह की एक सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है, तो दे आर द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का ही इज़ द जनरल एंड ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुडान. बेसिकली दे बोथ आर द जनरल्स ऑफ different armies, of different forces basically. General Burhan, he is from the Sudanese army, and the Daglo, he is also general, but he is from the RSF, but one rank below from the Burhan. So got it? So basically what is the issue? That there is a tussle between the powers, between who will hold the power. Now so this tussle has led to the civilian war. So background, you got it? So background is related with the power holding, that who will hold the ultimate power, and this question, this tussle has led to the civilian war, which is we call today as the Sudan crisis. Now अगर हम थोड़ा सा देखेंगे सुडान की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, सुडान में there is one president and there is prime minister. The president could be from a civil society, he will be a politician. प्रेसिडेंट होगा, मतलब सुडान में एक तो प्रेसिडेंट होगा और एक प्राइम मिनिस्टर होगा. प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? सिविल सोसाइटी से कोई भी एक पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर जो आर्म फोर्सेस है उसमें से सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर होगा. ठीक है, प्रेसिडेंट के दो कंडीशन है, या तो वो सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर होगा या फिर वो किसी भी तरह का पॉलिटिशियन फ्रॉम अ सिविल सोसाइटी होगा. और जो प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर विल बी द वन हु विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, दैट इज इलेक्टेड थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. सो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस विल बी देयर. डेमोक्रेसी इज, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ डेमोक्रेसी, so democratic elections will be there, and through democratic elections the person who will be selected, he will become the prime minister of Sudan. So this is the government form of Sudan during earlier times. Now what happened after it? He is Bashir. Now what Bashir did in 1989, Bashir overthrow the then prime minister whose name was Sadiq al-Mahdi. Again I am repeating, 1989 में क्या हुआ? 1989 में जनरल बने मिलिट्री फोर्सेस के, वहाँ जो मिलिट्री फोर्सेस थी सुडान के, उसके जनरल का नाम था ओमार अल बशीर. ना ओमार अल बशीर ने क्या किया? 1989 में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे अल मेहदी, उनको ओवरथ्रो कर दिया, उनको रिप्लेस कर दिया. The reason was obvious reason था, because he wanted that the whole power should lies with me. He ultimately he wanted to become a dictator. He don't want कि कोई भी democratic government रहे, कोई भी civilian हमें रूल करे. So he wanted to become the ultimate power and ultimate authority of Sudan. So what he did in 1989, basically Omar al-Bashir, he overthrew the then prime minister of the Sudan, whose name was Sadiq al-Mahdi. Now he abolished the prime minister, he wanted all the powers to lie with him, and he wanted to rule Sudan without any civil government. So this was the main aim, that ultimately he wants to become the dictator of Sudan. So in 1989 he overthrew the government. From 1989 to 2019, since so many years, he was the ultimate authority and ultimate power of the Sudan. So what actually happened in 2019? तो 1989 से 2019 तक everything was running smoothly, but now what happened in 2019 that led to Sudan crisis, which we are witnessing today. Now in 2019, what Omar al-Bashir did, Omar Bashir, he appointed one inspector general of Sudanese army. Now who was that inspector general? The inspector general was none other but the Abdul Burhan. Understand? So Bashir in 2019 में बशीर ने एक इंस्पेक्टर जनरल सुडानीज आर्मी का अपॉइंट किया. वो कौन था? और कोई नहीं, ही वॉज अब्दुल बुरहान. नाउ अब्दुल बुरहान in 2019 was appointed as the IG of Sudanese army, but
इन 2019 जब अपॉइंटमेंट हुआ उसके 2 महीने बाद ही अब्दुल बुरहान ने विद द हेल्प ऑफ डेप्यूटी जनरल मोहम्मद हामिद डगालो ही ओवरथ्रो ओमार बशीर। अंडरस्टैंडिंग कि 2019 की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बेसिकली 2019 में ओमार अल बशीर ने अपॉइंट किया आईजी, एंड हु वाज दैट आईजी? द आईजी वाज नन अदर देन बट द अब्दुल बुरहान। Now Abdul Burhan, what he did along with Deputy General Mohammad Hamid Dagalo, now understand, आज के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। आज जो दोनों एक दूसरे के इतना अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उन्हीं दोनों ने मिलके 2019 के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाया था। तो 2019 से लेके 2023 के बीच में इन ईयर्स के बीच में ऐसा क्या हो गया जो दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन गए कि जिनकी वजह से आज फाइनल इतना सूडान क्राइसिस देख रहा है। सो विद द हेल्प ऑफ डगालो ही ओवरथ्रो द उमर अल बशीर. So, and in April 11, 2019, Abdel Fattah Burhan became the president of Sudan. So, this actually happened. Now, what next? So, हमने देखा 2019 में what did we said कि 2019 में उमर अल बशीर जो कि प्रेसिडेंट थे, he was overthrown by the Burhan. Burhan became the president and Dagalo became the vice president of Sudan. Now, अब 2019 में what Burhan started to do? ऑब्वियसली जिस तरह से आप होल्ड करोगे पावर को, तो नाउ पावर होल्ड करने के बाद आपको कंट्रीज़ के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन भी बनाने पड़ेंगे। तो बुरहान ट्राई टू मेक रिलेशन विद द कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज़राइल, द गल्फ कंट्रीज़। आई टेल यू वन थिंग, नाउ यूएसए डेमोक्रेटिक कंट्री है, इज़राइल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इफ़ यू वांट टू मेक रिलेशन विद समबडी, ऑब्वियसली यू वांटेड टू बी लाइक हिम। आज अगर इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हैं, तो डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट जिसकी वजह से हमारे बीच में इतने अच्छे रिलेशंस हैं। दैट इज़ वाई वी डोंट फॉलो द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ चाइना। दैट इज़ वाई वी पर्टिकुलरली रेजिस्ट टू बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ चाइना फॉर दैट मैटर। सो द मूमेंट when Sudanese president, that is Burhan started to make ties with the countries like United States of America, Israel, the Gulf countries. So USA is a democracy. Obviously अगर USA का important USA cordial relation बनाएगी तो he wanted with some country who is a democracy in itself. The Israel was also a democratic country. So basically what is the ultimate thing, that this person Burhan is not a democratic, but he is saying now that I need to look democratic. I am not a democratic. I don't want power to get decentralized. I want the centralization of powers. But as I am making the relation with countries like United States of America and Israel, I have to look democratic. So how he looked democratic? Through Transitional Sovereignty Council. What they both together did, एक फेडरल गवर्नमेंट बनाया, ठीक है, अ काइंड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट दे मेड, एंड उस फेडरल गवर्नमेंट का नाम उन्होंने लिखा द TSC, दैट इज द ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल। अब इस वर्ड को समझो, ट्रांजिशनल, समथिंग विच इज ट्रांजिएंट, विच इज नॉट परमानेंट। सो नाम से ही पता चल रहा है दिस सोवरेनिटी काउंसिल इज नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। ये एक तरह का गवर्नमेंट है बट ये लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट नहीं है। सो दिस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट और दिस नेम इन इटसेल्फ इज़ अ फ्लॉड, बट स्टिल उन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई। तो ये ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल में जो मेंबर्स रहेंगे वो कौन कौन होंगे? सिविल पॉलिटिकल ग्रुप के मेंबर्स होंगे। सिविल पॉलिटिकल ग्रुप मतलब सिविल सोसाइटी जो होती है, दैट सिविल सोसाइटी में कुछ पॉलिटिशियंस होंगे, तो सिविल पॉलिटिकल ग्रुप के मेंबर्स होंगे। और उसी TSC में मिलिट्री जनता होगी। मिलिट्री जुनता भी बेसिकली, मिलिट्री जुनता मीन्स group of military leaders. So understand what they did, they formed a transitional sovereignty council. इस transitional sovereignty council में दो तरह के members होंगे, एक तो civil groups होंगे और एक उसमें military junta भी होगा जिसमें military leaders होंगे basically. Now इस TSC का chairman कौन होगा? The president of Sudan. And who is the president of Sudan? Burhan.
and who will be the vice president? The Dagalo will be the vice president. He is the vice president 2019 to present, he is the president and Burhan is the president. So did you get the concept? ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल वॉज मेड. उस काउंसिल में दो तरह के टाइप के मेंबर होंगे, एक तो मिलिट्री ग्रुप से मेंबर होंगे, एक सिविल सोसाइटी से मेंबर होंगे. और जो ट्रांजिशनल ग्रुप है उसका जो दैट चेयरमैन होगा वो चेयरमैन होगा बुरहान, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ सूडान, एंड उसका वाइस प्रेसिडेंट दैट इज़ डगालो विल बी द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल. तो जब सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, इतना दोनों they were both together, they were working close together and they were so important that Dagalo helped Burhan to overthrow the then president of Sudan. Then ultimately what happened? 2021 में there was a Sudan coup happen. Coup means that military overthrow the democratic political leaders. They detained everybody, they detained the political leaders and they took over the part, that is military took over the administration, military took over the civilians. So 21 में there was a Sudani coup happened. Coup means जब military civil administration को ओवरकम कर लेती है या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन को होल्ड पे ले लेती है. एवरीथिंग इन द कंट्री इज अंडर द मिलिट्री बेसिकली. सो इन 21 सूडान कू हैपन, जिसको हम कू इद एतात बोलते हैं, ठीक है, कू दी एतात. सो सूडान में कू दी तात हुआ बेसिकली. नाउ व्हाई दिस हैपन, व्हाई देयर वाज अ सूडानी कू एक्चुअली हैपन. सी दिस, ही वाज द चेयरमैन of Sudanese of Transitional Sovereignty Council. He was the vice chairman of Sudanese Transitional Federal Government. तो ये हुआ कि जो TSC होगी, that is the Transitional Sovereignty Council होगी, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स किया था. मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था. ट्रांजिशनल का मतलब है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, वो एक तरह से कुछ टाइम के लिए रहेगी. तो उस ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का टाइम पीरियड था 3 years and 3 months, दैट इज़ 39 months. ठीक है, तो कब बनी थी ट्रांजिशनल? जब भी बनी थी तो उस समय से लेके अगस्त 2019 से लेके आने वाले 39 मंथ तक ही का जो पीरियड होगा वो उस ट्रांजिशनल सोवरेनिटी काउंसिल का पीरियड होगा. तो अब हुआ क्या, उसमें ये डिसाइड हुआ कि इन 39 मंथ्स में 21 मंथ्स तो मिलिट्री जुंता रूल करेगी और 18 मंथ सिविल पॉलिटिकल ग्रुप लीड करेंगे. समझ गए कि टोटल जो 39 मंथ है उसका टाइम पीरियड डिवाइड कर रखा था कि 21 मंथ तक तो मिलिट्री जो लीडर्स रहेंगे वो रूल करेंगे और बाकी के जो 18 बचे हुए महीने रहेंगे उसमें सिविल पॉलिटिकल ग्रुप के जो लोग रहेंगे वो रूल करेंगे. तो इस मिलिट्री लीडर्स का, इन शॉर्ट इस मिलिट्री लीडर का जो समय था वो 21 नवंबर में एंड हो रहा था. अब प्लीज़ इस बात को समझिए कि मिलिट्री जो ग्रुप थे उनके लीडर्स का जो समय था वो कब ख़त्म हो रहा था? नवंबर 21 में. नवंबर 21 में ख़त्म होने से एक महीना पहले ही व्हाट मिलिट्री डिड, मिलिट्री कू हो गया. अंडरस्टैंड? सो 2021 नवंबर में जब इन मिलिट्री पूरा मिलिट्री का जो रूल ख़त्म हो, मिलिट्री का पावर ख़त्म हो रहा था रूल करने का, उससे एक महीना पहले ही आर्मी टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सूडान. इट मीन्स अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, इट वाज डिसॉल्व्ड. गॉट इट? अल्टीमेटली दिस फेडरल स्ट्रक्चर जो दुनिया को दिखाने के लिए सूडान ने बनाई थी, दिस वाज डिसॉल्व्ड. क्यों? क्योंकि आर्मी और द मिलिट्री वांटेड द पावर ओनली, दे डोंट वांट टू शेयर द पावर विद एनी अदर पर्सन. सो नाउ दिस इज द उस टाइम के आर्टिकल कटिंग्स हैं. सूडान्स आर्मी सीजेस पावर इन कू एंड डिटेन्स प्राइम मिनिस्टर. Sudanese government officials detain, internet access cut in apparent coup. So basically military coup happened, they detained the civil political leaders, they detained the prime minister. He was the prime minister, so he was being detained and he was being overthrown.
So October 2021, Sudan coup d'état was organized because the military did not want to hand over the government control to the civilian political parties. So military don't want that any civilian political party to rule over the Sudan. They wanted that military only should rule the Sudan. Then what happened in October 2021 coup? So understand, coup हो गया, everybody, the political जो civilian rule था वो ख़त्म हो गया, military was ultimate authority. Now basically in October 21 when this happened, this Burhan, what happened? This Burhan tried to reappoint the officials who were basically supporting, who were known as support the Bashir. Do you know Bashir कौन थे? The then president जिनको इन दोनों ने मिलके ओवरथ्रो किया था, ठीक है. तो what he started to do that he started reappointing the politician or the members who were the supporters of Bashir. So now there was a misconception or the doubt arose in the head of Dagalo that now why एक टाइम पे तो हमने बशीर को ओवरथ्रो किया, अब वही ऑफिशियल्स और जो अथॉरिटीज़ थी जो बशीर की फेवरेट थी या बशीर को सपोर्ट करती हैं, तो वाई ही ट्राइंग टू अपॉइंट द ऑफिशियल्स फ्रॉम दैट ग्रुप. सो नाउ देयर वाज एन स्केप्टिकल एटीट्यूड डेवलप्ड टुवर्ड्स डगालो. नाउ देयर स्टार्टेड अ रिफ्ट between them. So what he probably thought कि why there was a drift. Now the reason was a drift that he was trying to reappoint the officials and the members from the group he belonged to. Now he started developing skeptical attitude towards the government that why Bashir, जिसको हमने ओवरथ्रो किया था, हम दोनों ने मिलकर एक पर्सन को ओवरथ्रो किया, तो जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो क्यों आप हमारे दुश्मन के जो लोग हैं या दुश्मन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्यों अपॉइंट कर रहे हो. तो काइंड ऑफ डाउट स्टार्टेड डेवलपिंग इन हिम. ड्यूरिंग दिस टाइम इफ़ यूल सी, सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था, बेसिकली ये एक रीज़न इम्पॉर्टेंट, एक वन ऑफ द एस्पेक्ट था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न था, बट दिस वॉज नॉट द ओनली रीज़न. अगर आप सुडानीज पॉलिटिक्स को समझोगे तो दिस बुरहान comes from this region. This region is a prosper region, ठीक है. This if you'll see Khartoum is there. This area जो है यहाँ पे नाइल फ्लो करती है पूरा हमारा. आप इफ़ you'll देख यहाँ पे देखोगे तो it will divide into two branches, the white Nile and the blue Nile. So this region is a prosper region, ठीक है. And Dagalo come from Darfur region. Now this Darfur region is basically a minority type या फिर इतना prosper region नहीं है. अब दोनों में एक तरह से का पॉलिटिकल जो टसल स्टार्ट हुआ, सुडानीज पॉलिटिकल जो इन दोनों के बीच में टसल था वो इसलिए था क्योंकि ही बिलोंग्स फ्रॉम अ मेजॉरिटी ग्रुप and he comes from a minority or he comes from a minority group people. The Sudanese political elite, so it was a region of elites, understand. The Sudanese political elite often talked about him and his soldiers. Who is him? That is the Dagalo. So the Sudanese elite political class often talk about him and his soldier, that is RSF, in a derogatory term like country bumpkins, unfit to rule the state. तो एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इन लोगों के बीच में. वहाँ के जो सुपर अथॉरिटीज़ थे, एलिट ग्रुप्स थे आर्मी के, वो कहीं ना कहीं इनका मजाक बनाते थे. एंड दे यूज्ड टू कॉल देम लाइक कंट्री बम्पकिन, इस तरह के डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करते थे. तो नाउ इफ़ देयर वाज अ टसल और द इशू ऑफ द बेसिकली इन दोनों में रिसोर्सेज के भी इश्यूज थे. एंड आप किसी इंसान को इस तरह का मजाक बनाओगे तो हु विल लाइक इट. ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बट स्टिल ओपनली ही वॉज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द elite class of the people of that of the Sudan. Now Sudan politics, Dagalo has been trying to position himself as a national figure. Basically he started acting like a real politician.
he started calling himself a representative of the marginalized section of the society. So as I said, this whole area belongs to the majority or the elite section of the society. He comes from a Darfur region, which was a marginalized section. So there was a discrimination between them. So when this discrimination was happening, now the Dagalo, as he comes from this region, Dagalo said that I am the man of the people, I am the representative of the marginalized section of the society, and I will fight for them, I will fight for their rights, I will fight for their economic, social, political rights. So he became, so ultimately, did you get that? So now the rift between both of them again started to grave. Then एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, धीरे धीरे डगालो ही वॉज started to have many good relations with the countries like Russia, with the countries like Saudi Arabia, and he started to gain wealth. ठीक है, exclusive Saudi militia leader grow rich by selling gold. So गोल्ड के बिजनेस थे, धीरे धीरे ही स्टार्टेड टू हैव मेनी बिजनेस लाइक गोल्ड बिजनेस, डायमंड बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस. सो along with power, do you know that he has power? He was a vice president. He also had the wealth. Wealth means he had the resources with him. So now if you have the wealth, if you have the power and if you have the wealth, so don't you want to rule the country? If you have both of these together, you are powerful also and you have enough of resources also. Enough of resources in terms of human resources भी था आपके पास, ठीक है, आपके पास natural resources की भी कमी नहीं थी. So now if you have both of them, so why don't you should rule them? सो और ये सब की खबर क्या बुरहान को नहीं पता थी? इन सब की खबरें बुरहान को पता थी कि डगालो क्या कर रहा है. डगालो के पास पावर भी है, डगालो के पास रिसोर्सेज भी है. ही बोथ हैज़ द पावर एंड द वेल्थ. उसके रिटेलिएशन में बुरहान ने क्या किया? नाउ बुरहान ही पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स, दैट इज RSF अंडर द कंट्रोल ऑफ सुडानीज आर्मी. तो बुरहान ने एक चाल चली. बुरहान ने क्या किया? एक बिल पास किया कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है RSF का जनरल कौन था? हु वाज द जनरल ऑफ RSF? डगालो. फाइन. सो नाउ RSF विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ सुडानीज आर्मी. ये एक तरह से इट वाज बेसिकली द लास्ट नेल टू द कॉफिन, यू कैन से. ठीक है, सो इट वॉज अ लास्ट नेल ऑफ द कॉफिन. ऑलरेडी डगालो के मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, पावर को लेके एक स्ट्रगल था. ही वांटेड टू रूल द कंट्री एंड फाइनली व्हेन बुरहान ने इस तरह का एक बिल पास किया, ही वाज ट्राइंग टू पास अ बिल दैट पैरामिलिट्री फोर्स, दैट इज़ अ रैपिड सपोर्ट फोर्स, विल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुडानीज आर्मी. सो दिस बिल प्रोबेबली विल बी गोइंग टू बी द लास्ट नेल टू द कॉफिन. सो दिस इज़ ये आपके न्यूज़पेपर्स की कटिंग है. सुडान अल बुरहान डिसॉल्व्स डगालोज स्पेशल फोर्सेस, दे आर अ रिबेल ग्रुप. सो व्हाट ही सेड दैट दे आर अ रिबेल. इफ यूल सी दिस एरिया, ये दारफूर रीजन में कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स, कुछ रिबेलियन ग्रुप्स भी एक्टिव हो गए थे उस टाइम पे. हमारी इंडिया में भी अगर आप देखोगे नक्सल ग्रुप्स एक्टिव हैं. दे आर द काइंड ऑफ रेबेलियन ग्रुप. क्यों रेबेल करते हैं? दे वांटेड द राइट्स, दे वांटेड द इक्वल राइट्स, इक्वल सोशल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. जब नक्सलिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो वो इसी ग्राउंड पे हुआ था, बिकॉज देयर वाज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग. सो बिकॉज ऑफ दैट डिस्क्रिमिनेशन they accepted the war, they accepted the arms. Similarly, Darfur region में जब there was a discrimination between them because of the power, because of the resources and everything, there were some militant or the rebellion group started. So that is why this newspaper की headline ये चीज़ कहती है. What headline of the newspaper said that Al Burhan dissolves Dagol special forces, they are the rebel group. He said that Burhan said that this Dagalo belongs to the rebellion group, so he must be
overthrown. Then this is the newspaper की heading है, cities with reported clashes on ultimately 15th to 18th April के बीच में 2023 में there were many clashes started in the countries like Khartoum was one of the important country जहाँ पे जो ये clash था ये begin हुआ. Then Sudan Air Force strikes paramilitary bases in Khartoum, army said that. ठीक है, then Sudan's Air Force struck multiple paramilitary bases in Khartoum on Saturday, the army said, as fighting raged on the streets of the capital between the rival security forces. The two rivalries कौन है? The RSF and the Sudanese army. And Burhan ने क्या claim लगाया? That the vice president of their country, who is the vice president? None other than the Dagalo. The Dagalo belongs to the military or the rebellion forces. Then General Dagalo is presenting himself and the Rapid Support Force as being on the side of the people. Now, what is there between them? This Dagalo says that I am the man of people. Fine, I am the man of people. I belong from a marginalized section of society. I represent this marginalized section of the society. So what he said, that General Dagalo is presenting himself and the Rapid Support Forces as being on the side of the people, that I am with the people. I wanted that everybody, that discrimination should be stopped, and I represent the marginalized section of the society. And what General Burhan has to say, General Burhan, army will only fully hand over powers to an elected government, and the civilian politicians will have to share with powers with the military. So basically he wanted that the situation should be before 2021. So what he said, that Dagalo wanted the that I represent the marginalized section of the society, and what Burhan wants, Burhan says that I will give the power to the representative political leader who will represent the people of the society, but at the same time I wanted ki that government should also share the powers with the military. मतलब जो 2021 में जो हमने ट्रांजिटरी सोवरेनिटी काउंसिल देखी थी, तो आई वॉन्ट कि उस तरह का एक स्ट्रक्चर दोबारा बनना चाहिए. So now the important question, what other countries are doing, that is Western world, or you can say the Asia countries like India, European Union, America, और किस तरह से इन सब में रशिया इन्वॉल्व है. तो what other countries have to say about it? The EU on Thursday called on the Sudanese army and paramilitary forces to immediately cease fighting in the country so that humanitarian life-saving medical assistance could reach to the people. Now, the role of Russia. ये जो सारे आप जो headlines देखोगे, newspapers की cuttings हैं. Russian mercenary is closely linked with Sudan's warring. Putin ally mines gold and plays favorites in Sudan. Russia's Wagner offered arms to Sudanese general. Here it Dagalo. I'll tell you how. Sudan exclusive evidence emerges to Russia's Wagner involvement in the Sudanese crisis. ये सारा Western media है. So this Western media says that Sudan crisis को Russia support करता है. और कैसे? That is this Wagner group. Wagner group is a paramilitary organization of Russia. Western media says that Wagner group of Russia is indirectly helping Dagalo. And who is Dagalo? That is the vice president or the general of RSF forces. So Russia has the involvement in the Sudan crisis. ये वेस्टर्न वर्ल्ड का एक तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड का मानना है. वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया हर कोई रशिया को एक्सक्लूसिवली कह रहा है कि आप इन्वॉल्वमेंट सूडान क्राइसिस में हैं. बट इस तरह को पूरी तरह के एलिगेशंस को हम नहीं मान सकते, क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड पूरी तरह से रशिया के अगेंस्ट है. सो व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग, हम अभी तक पूरी तरह क्लेम नहीं कर सकते कि रशिया का इन्वॉल्वमेंट है. बट अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न मीडिया सेज दैट रशिया हैज़ द इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द सूडान क्राइसिस एंड दे आर हेल्पिंग डोगालो. मतलब दे वांटेड द डोगालो से क्यों? बिकॉज डोगालो हैज़ सम काइंड ऑफ रिलेशंस विद रशिया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. बिकॉज हमने पढ़ा था डोगालो वॉज हैविंग, मतलब वेल्थ वाइज डोगालो वॉज गेटिंग मोर एंड मोर
प्रॉस्पेरिटी, स्पेशली गोल्ड माइंस थे। तो गोल्ड माइंस में रशिया वांटेड टू इन्वेस्ट, दैट इज़ वाई डगालो एंड रशिया हैव क्लोज टाइज, एंड दैट इज़ वाई वेस्टर्न वर्ल्ड Western world put allegations on the Russia that you are supporting Dogalo and you are the reason for the crisis in Sudan. Sudan military finishes review of Russian Red Sea base deal. Now this एक चीज़ ध्यान रखना, Russia wants to create a base, a naval base here. Fine. Why Russia wants to create a naval base here? Because it wanted to enter here. और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन. सो रशिया वॉन्ट्स टू कम टू द इंडियन ओशन. द रीज़न इज़, हालांकि रशिया चाहे तो इस तरह से भी इंडियन ओशन में आ सकती है, बट और एक रूट रशिया का INSTC भी है. आई थिंक ये नेक्स्ट स्लाइड में है. यस, दिस इज. सो रशिया वॉन्ट्स टू क्रिएट अ नेवल बेस हियर सुडान में, बिकॉज रशिया थ्रू ब्लैक सी, थ्रू रेड सी wanted to enter इंडियन ओशन. एक रशिया का आने का जो पाथवे है, दिस इज़ INSTC और ये कैस्पियन सी है. INSTC इज़ एन इम्पॉर्टेंट इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ये 2000 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन रशिया, ईरान एंड बिटवीन इंडिया. सो INSTC इज़ अ International North-South Transit Corridor, which was signed in 2000 by the Russia, in Iran and the India. So Russia wants to come to the Indian Ocean. Now Indian Ocean day by day is becoming a very strategic point or a strategic area. Now the leading powers, because if you'll see this USA wants to come to Indian Ocean, right? चाइना आपको पता ही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट कर रहा है इंडिया में टू इनसर्कल इंडिया इन द इंडियन ओशन, एंड इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम टू द रशिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम टू द इंडियन ओशन. सो दिस इज़ वाई दे हैव वर्ल्ड मीडिया का ये कहना है, क्योंकि सूडान में रशिया अपना नेवल बेस बनाना चाहता है, एंड द रीज़न इज़ सो दैट इट कैन एंटर इन टू द इंडियन ओशन थ्रू अ सिंपल पास. That is why Russia has an involvement in the Sudan crisis. African countries, you know, they possess abundant of the natural resources such as oil, gas and minerals. So now what will happen between these two leaders, between this person is Dagalo and this is Burhan. There is a fight between both of them for the power, who will rule, who will dictate the country, and ultimately because of this civilian war, who will be affecting, who will be impacting the innocent people. So what will happen, what will be the future course, please keep update of this. Now questions, ये कुछ question आपके, पहला तो आपका इंटरव्यू, अभी जो RS का इंटरव्यू होने वाला है उसमें सूडान क्राइसिस क्या है, व्हाट इज़ अ जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन सूडान क्राइसिस, इस पर डायरेक्ट आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. सूडान क्राइसिस क्या है, बुरहान कौन है, डोगालो कौन है, और इस सूडान क्राइसिस में इंडिया का क्या इनटेक है, इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है, ठीक है. व्हाट कैन बी द रोल ऑफ इंडिया टू मेक द वर्ल्ड ऑर्डर पीस. इफ़ यूल सी रशिया यूक्रेन, आप इसको आप रशिया यूक्रेन से भी कनेक्ट कर सकते हो कि रशिया यूक्रेन में इंडिया का क्या स्टैंड था, और सूडान क्राइसिस में इंडिया का क्या स्टैंड है, और अगर सूडान क्राइसिस इसी तरह चलता रहा तो वो किस तरह से इंडिया को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट करेगा. प्रीलिम्स के लिए आप इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, रेड सी का क्या लोकेशन है, नाइल रिवर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस. अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस वर ऑफन इन न्यूज़. तो ये किससे रिलेटेड है, यमन क्राइसिस, सूडान क्राइसिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. रेड सी का लोकेशन आ सकता है, सूडान का पूरा जोग्राफिकल लोकेशन आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री है, साउथ वेस्ट में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी कंट्री है, और मेंस में ऑपरेशन कावेरी, ये 2 नंबर में आ सकता है. ऑपरेशन कावेरी क्या है, ये इवैक्यूएशन प्लान है इंडिया का टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स फ्रॉम सूडान. सो ऑपरेशन कावेरी इज़ एन इवैक्यूएशन प्लान ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सूडान.
how Sudan crisis will impact the world order and in return will impact India. So these are the questions, please try to write them. ये तो 2 नंबर में आप लिखोगे ही, 2 नंबर से ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, ये 10 नंबर में आप ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा. अब जब आप लिखो ना कि हाउ इट विल रिटर्न सॉरी इन ऑर्डर इट विल रिटर्न इम्पैक्ट इंडिया, तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इम्पैक्ट तक ही सीमित मत रहिएगा. पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहेगा, इसका जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, तो इन सारे टर्म्स पे इम्पैक्ट्स पे बात कीजिएगा. प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे ही आप बात मत कीजिएगा. सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास. सो सूडान क्राइसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आपसे RS इंटरव्यू में तो श्योर ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है. आगे आने के टाइम पे इसमें और भी डेवलपमेंट्स होंगे. देखना ये होगा कि कौन अल्टीमेटली सूडान को रूल करेगा, क्या दोनों जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनका होगा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहेगा, कौन कौन से ऑपरेशंस और आने वाले टाइम पे इंडिया कर सकता है. तो इस टॉपिक पे अपना हर दिन का डेवलपमेंट ज़रूर रखिएगा. सो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. एंड जितने भी आपके डाउट्स रहे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैंने उनको सॉल्व करने की पूरी अपनी कोशिश की होगी. थैंक्स अ लॉट.